हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो बच्चों इधर देखिए, चौथा चैप्टर शुरू कर रहे हैं संधारित्र। जो संधारित्र क्या होता है, एक तरह की डिवाइस होती है। इस चैप्टर को चौथा चैप्टर संधारित्र भी बोल सकते हैं और इस चैप्टर को विद्युत धारिता भी बोल सकते हैं। तो चैप्टर संधारित्र बोल दो या विद्युत धारिता भी बोल दो, ठीक है। धारिता या संधारित्र। संधारित्र एक युक्ति है और उस युक्ति द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता। धारिता का मतलब क्या, पहले ये देख लो। धारिता, धारिता इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब कितनी कैपेसिटी है, तो इसको कह सकते हैं धारण करने की क्षमता। धारिता का मतलब क्या है, धारण करने की क्षमता। क्या करने की, धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। अब क्या धारण कर रहा है, विद्युत। विद्युत कैसे धारण करेगा, विद्युत कैसे धारण करेगा। विद्युत मतलब क्या होता है, आवेश। विद्युत मतलब विद्युत आवेश कह सकते हैं, विद्युत आवेश। तो क्या धारण करने की क्षमता, विद्युत आवेश धारण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। विद्युत धारिता की परिभाषा क्या है, विद्युत आवेश धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। परिभाषा बन गई। तो विद्युत आवेश धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है भाई, ये यहां से शुरू किया चैप्टर, जब आएगा तब देखेंगे। अभी यह एक भौतिक राशि है। क्या है यह एक भौतिक राशि है। क्या है भाई, एक भौतिक राशि है। और यह भौतिक राशि कैसी है भाई, अदिश है। और इस विद्युत धारिता, ये पूरा चैप्टर कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पढ़ना है। तो ये अदिश राशि, अदिश राशि के बाद इसका मात्रक जो है, धारिता का मात्रक होता है फैरड। फैरड एफ से लिखते हैं इसको। और ये फैरड बहुत बड़ा होता है, इसलिए अपन मिली फैरड, माइक्रो फैरड, नैनो फैरड और पीको फैरड का इस्तेमाल करते हैं। ये तो चैप्टर की शुरुआत है। चैप्टर में क्या है, जो हेडिंग है चैप्टर की वो क्या है। और विद्युत धारिता जो धारण करता है उसे क्या कहते हैं, संधारित्र। संधारित्र को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर्स। ये कैपेसिटर ठीक वैसे ही है जैसे एक पंखे में आपने देखा होगा, इस तरह की एक डिवाइस लगी रहती है, जिसके ऊपर आप देखोगे तो इसमें ऐसे लिखा हुआ रहता है 20 माइक्रो फैरड ऐसे। तो आप समझ में आ जाना चाहिए आपको कि भाई माइक्रो फैरड तो यूनिट किसकी होती है, धारिता की। तो ये धारिता लिखी जाती है इस डिवाइस की। ये डिवाइस करती क्या है, पंखे में लगी होती है। क्या होता है, बहुत समय के बाद पंखा क्या होता है, पंखा चल रहा है, मान के चलो फैन, पंखा चल रहा है। बहुत समय बाद क्या होगा, पंखा धीरे हो जाता है। क्या हो जाता है, धीरे हो जाता है। तब अपन क्या करते हैं, उसका कैपेसिटर चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, कैपेसिटर चेंज करते हैं। वो यही युक्ति है जो वाइट कलर की बेलनाकार पंखे में लगी रहती है। और पंखा जब धीरे चलने लगता है तो बाजार में कोई 30-40 रुपए का ये संधारित्र आता है, ठीक है, कंडेंसर बोलते हैं या जिसको कैपेसिटर बोलते हैं। वो लाके इसके अंदर लगा दिया जाता है और पंखा वापस से तेजी से घूमने लगता है। तो पंखे को तेजी से घुमाने के लिए, बात आ रही समझ में, ये क्या यूज करता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है कि पंखा जो है, क्लियर, वो क्या करता है कि पहले एनर्जी कैपेसिटर में जाती है, उसके थ्रू पंखे में जाती है। बात आ रही कि नहीं समझ में। तो इस तरह से ये यूज जो है कैपेसिटर का उपयोग आता है। अभी अपन ने बेसिक देखा पंखे में होता है ये कैपेसिटर। होता क्या है डेली रूटीन में, एक बेलनाकार होता है सिलेंडर, है ना। कैसा होता है ये, बेलनाकार होता है। बहुत तरीके के होते हैं, पर अपन जो देखते हैं, अपन ने जो डेली रूटीन में देखा है वो है बेलनाकार। वो बोलते हैं उसको क्या, कैपेसिटर। और हिंदी में उसको बोलेंगे संधारित्र, इंग्लिश में कैपेसिटर। मतलब उसकी कैपेसिटी है क्या, आवेश को संचित करने की, आवेश को धारण करने की। तो अब अपन बात करते हैं, टॉपिक क्या है कि चालकता के आधार पर, किसके आधार पर, चालकता के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार है। भाई पहले तो चैप्टर क्या है वो अपन ने देखा। तो चालकता के आधार पर पदार्थ मुख्यतः अपन कितने भागों में बांट लें, 3 भागों में बांट ले भाई। चालक, कुचालक,
जिसको मैं बोल सकता हूँ विद्युत रोधी, विद्युत रोधी, नाम में ही रोधी मतलब रोकना, ठीक है। और तीसरा है, पहला है चालक, सुचालक बोलो चालक बोलो एक ही बात है, चालक सुचालक एक ही बात है, ठीक है। कुचालक विद्युत रोधी, और तीसरा है अर्धचालक, और इसको क्या बोल सकते हैं, इसको एक अचालक भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो ये है कंडक्टर, ये है सेमीकंडक्टर, और ये है इंसुलेटर। इंग्लिश में बोले तो ये है कंडक्टर, ये इंसुलेटर, और ये क्या है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। तो ये तीन तरह के पदार्थ हैं, जहाँ से ये पूरे 11th ये 12th क्लास की जो अपनी बुक है उसमें अपने को मुख्यतः इन तीनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसका तो देखो विद्युत रोधी मतलब विद्युत का रोधन करती है, तो इनकी परिभाषा क्या बनेगी, इनकी परिभाषा क्या बनेगी कि चालक कौन होते हैं, क्लियर, चालक पदार्थ क्या कौन होते हैं। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समुद्र होता है, क्या होता है, समुद्र होता है, मतलब चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है भाई। और यह आसानी से विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, या आसानी से विद्युत का क्या करते हैं भाई, चालन करते हैं, बस बस इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र होता है और यह आसानी से विद्युत का चालन करते हैं। कुचालक क्या है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन बद्ध होते हैं, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स बद्ध होते हैं, किससे, नाभिक से, ठीक है, बद्ध होते हैं, इसलिए यह विद्युत का चालन नहीं करते हैं, यह विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्लियर। और इन्हीं को ही जो ये है क्या, कुचालक, ये 1 2, और ये क्या है, अर्धचालक। तो देखो इन्हीं को ही क्या बोलते हैं, परावैद्युत, परावैद्युत, परावैद्युत पदार्थ भी यही होते हैं, ध्यान रखना। परावैद्युत कौन से होते हैं, कुचालक, विद्युत रोधी या अचालक। तो परावैद्युत पदार्थ जो है, अचालकों को ही परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, तो परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, यही होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ इन्हीं को ही परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब आते हैं इस पे, अर्धचालक पे। बच्चों देखो अर्धचालक नाम में ही है आधे चालक, कैसे चालक है, आधे चालक है। आधे चालक कैसे होते हैं, देखो यह कमरे के ताप पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, मतलब कमरे के ताप पर तो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन उच्च ताप देने पर, लेकिन उच्च ताप या ऊर्जा देने पर, उच्च ताप या ऊर्जा देने पर, उच्च ताप या ऊर्जा देने पर विद्युत का चालन करते हैं, क्लियर। ये अपने को समझना जरूरी है, ये वैसे आगे और भी चैप्टर्स में आएगा, लेकिन अपन ने एक बार इसको समझ लिया तो अपन इसको बार बार नहीं समझेंगे। तो अपन ने 2-2 पॉइंट्स इसमें लिख लिए कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए ये विद्युत का चालन करते हैं, ये विद्युत का चालन नहीं करते। इन दोनों के बीच का है अर्धचालक, नाम में ही क्या है, अर्ध, आधा है, इसका मतलब है ये आधा चालक है, मतलब रूम टेम्परेचर जो कमरे का ताप है उस पर तो ये कुचालक की भांति व्यवहार करेगा, लेकिन जैसे उच्च ताप देंगे, उच्च ऊर्जा देंगे, तो क्या होगा, ये चालक बन जाएगा, ये विद्युत का चालन कर जाएगा, क्लियर। तो ये अपने पढ़ा। उदाहरण अगर देखने हैं, उदाहरण, तो उदाहरण इसके देख सकते हैं। चालक के उदाहरण क्या क्या भाई, फेरस,
कॉपर, ठीक है, सिल्वर आदि जितनी भी धातुएं हैं, आदि धातुएं सारी क्या होती है, जनरली चालन करती है। क्लियर, चालक है। फेरस, कॉपर, एजी आदि ये जो धातुएं सारी की सारी है, ये क्या करती है भाई, ये चालन करती है। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है, लकड़ी, मोम आदि। और इसके उदाहरण क्या है, उदाहरण, इसके उदाहरण है सिलिकॉन, सीताजी, याद रखो सीताजी, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ट्रिक क्या रहेगी इसकी, सीताजी, अर्धचालक कौन है, ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना है, सीताजी। क्लियर, तो ये इस तरह से 3 पदार्थ अपन ने पढ़ लिए। अब अपन पढ़ते हैं परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा जो है अपन पढ़ लेते हैं। परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा भी यहीं लिख देते हैं। परावैद्युत पदार्थ क्या है, वे अचालक पदार्थ जो चालन के बिना विद्युत का प्रभाव दर्शाते हैं, विद्युत का प्रभाव दर्शाते हैं। चालन के बिना, चालन नहीं होता लेकिन विद्युत का प्रभाव दर्शाते हैं, चालन के बिना विद्युत का प्रभाव दर्शाते हैं। तो वे पदार्थ या वे अचालक पदार्थ जो चालन के बिना विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, विद्युत का प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई, उन्हें कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। ये परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा होगी। तो बच्चों ये अपन ने पढ़ा चालकता के आधार पर पदार्थ के प्रकार। ये आगे भी अपने को कुछ चैप्टर सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अपन ने यहाँ पढ़ लिया तो इतनी देर में इतना आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं अगले टॉपिक में, क्या पढ़ेंगे, अगले चैप्टर टॉपिक में पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन ठीक है, एंड बद्ध इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क है, क्या होते हैं ये। देखो बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या है, मान के चलो ये नाभिक है और ये इसके आगे चारों ओर कक्ष बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ये नाभिक है, प्रोटॉन है, इसके अंदर न्यूट्रॉन है। तो अब क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मान के जो 2 है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कुछ भी मान लो। ठीक है, तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन वह होते हैं जो, देखो क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन में बताऊं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है तो ये फ्रीली इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बात अच्छी समझ में। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से टाइटली बंधे हुए हैं, नाभिक से क्या बंधे हुए हैं, टाइटली बंधे हुए हैं, वो क्या हो गए, बद्ध इलेक्ट्रॉन, वो फ्री नहीं होंगे, आप कितनी भी ऊर्जा दे दो। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन वह होते हैं जिनको जो कमरे के ताप पर ही उचित ऊर्जा प्राप्त कर देखो इसमें क्या होते हैं, बैंड होते हैं, क्या होते हैं, बैंड होते हैं, वो भी मैं बता दूं। तो ठीक है, ये तो सबसे पहले ये जो है, ये है संयोजी बैंड। कौन सा बैंड, संयोजी बैंड होता है। बैंड होते हैं, ध्यान से देखना, 3 तरह के बैंड होते हैं, 2 तरह के, संयोजी बैंड और ये होते हैं चालन बैंड, बैंड होता है। और ये होता है ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल। और ये जो ऊर्जा अंतराल है, ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप, ईजी, या वर्जित ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल या अपन कह सकते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो ये देखिए, ये इस तरह से होते हैं,
यहाँ पे एक संयोजकता, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता में तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब ये एनर्जी गैप कम हो, ये एनर्जी गैप कम हो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ जा सकते हैं और चालन कर सकते हैं। लेकिन चालक में तो यह संभव है, लेकिन कुचालक में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाते क्योंकि इसका एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। तो अपन देखें एनर्जी गैप के हिसाब से देखें तो देखो Eg कम होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। क्लियर? तो मेरी बात सुनो, ठीक है, कम होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। Eg लगभग 0 होगा और Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो देखते जाइए क्या क्या होता है। एनर्जी गैप है ही नहीं, एनर्जी गैप 0 है। एनर्जी गैप क्या है? 0 है, ओवरलैप है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन कभी भी यहाँ जा सकता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन कभी भी आ सकता है, घर का राज है, कोई दिक्कत नहीं, इधर से इधर जा सकता है। तो एनर्जी गैप 0 है दोनों के अंदर, तो ये तो होता है चालक। मतलब कभी भी संयोजी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में और चालन संयोजी में आ सकते हैं। जब एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो ये होता है सेमीकंडक्टर, या इसको बोल सकते हैं अपन अर्धचालक। क्या बोलेंगे? अर्धचालक, आधा चालक। ठीक है। और जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो गया, मतलब इतना एनर्जी गैप होता है कि आप कितनी भी ऊर्जा दो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ सकता है, तो इसको अपन बोलेंगे कुचालक। क्या बोलेंगे? कुचालक। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे हुए होते हैं उन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से स्वतंत्र होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्लियर? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन अपन ने देख लिया। जो कमरे ताप पर उचित ऊर्जा प्राप्त कर चालन करते हैं, और बद्ध इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से बंधे होते हैं और Eg ज़्यादा होने के कारण अधिक ऊर्जा देने पर भी विद्युत का चालन नहीं करते। समझ में आ रही बात? मतलब जो नाभिक से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है वो तो है बद्ध इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जो स्वतंत्र है नाभिक से, फ्री होके चालन कर सकते हैं, वो कहलाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। और चालन के लिए हमेशा कौन जिम्मेदार होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन हुए उतना ज़्यादा चालन हुआ। क्लियर? अब चलते हैं आगे। तो ये दो चीज़ें अपन ने पढ़ ली, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे, तो मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। बद्ध इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नाभिक से बंधे हुए होते हैं, नाभिक का नियंत्रण ज़्यादा होता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें नाभिक का नियंत्रण क्या होता है? कम होता है, और थोड़ी सी ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉनों को, तो अपन इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा भी लिख सकते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का नियंत्रण कम होता है, अर्थात कम होता है, और कम ऊर्जा देने पर ही परमाणु से स्वतंत्र हो जाते हैं। कम ऊर्जा देने पर ही परमाणु से स्वतंत्र हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कम ऊर्जा देने पर ही परमाणुओं से अलग हो जाते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसके उल्टा परिभाषा, एक के साथ एक फ्री है, ये ध्यान रखना। मतलब एक टॉपिक अगर आपका तैयार हो गया, एक टॉपिक आपका तैयार हो गया तो ये याद कर लिया, ये अपने आप, इसकी उल्टी कर लो बस। वे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का नियंत्रण अधिक होता है, अर्थात अधिक आकर्षण बल के कारण
इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं। इन्हें अधिक ऊर्जा देने पर भी यह इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन की परिभाषा अपन ने देख ली। ठीक है, ये नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं परावैद्युत पदार्थ और ध्रुवण के ऊपर। अगला टॉपिक है परावैद्युत पदार्थ। कौन कौन से हैं? पहला ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ और दूसरा है अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। देखो, ध्रुव होंगे और ध्रुव नहीं होंगे, क्लियर? तो सीधा सीधा इसका एक उदाहरण पहले याद कर लो। उदाहरण मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्रुवी जिसमें ध्रुव होंगे। तो उदाहरण होगा, मान के चलो HCl, और अध्रुवी का उदाहरण होगा N2O2, जिसमें ध्रुव नहीं होंगे। क्लियर? ध्रुवी मतलब जिनमें ध्रुव होंगे और अध्रुवी मतलब जिनमें ध्रुव नहीं होंगे। ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके परमाणुओं व अणुओं में परिभाषा देखो, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना है आपको। तो ऐसे परावैद्युत पदार्थ, परिभाषा परावैद्युत पदार्थ के, तो ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके परमाणुओं व अणुओं में धनात्मक व ऋणात्मक आवेशों के गुरुत्वीय केंद्र या केंद्र बोल दो, गुरुत्वीय केंद्र या केंद्र ध्रुवीय है, भिन्न भिन्न होते हैं। ध्रुव है मतलब भिन्न भिन्न होते हैं। और ये सेम परिभाषा ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं तथा परमाणुओं में धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों के गुरुत्वीय केंद्र समान होते हैं। समान होते हैं या संपाती होते हैं, ऐसे लिखें इसको, संपाती होते हैं, एक के ऊपर एक ओवरलैप्ड होते हैं। कैसे? देखो, HCl की बात करें, किसकी बात करें? HCl की बात करें तो देखो, HCl, इसका गुरुत्वीय केंद्र ये रहा, इसका ये रहा, H+Cl माइनस, H+Cl माइनस। तो आप देख रहे हो कि ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा P, वो किधर होगा? इस दिशा में होगा। P इस दिशा में होगा। HCl, एक उदाहरण अपन ने देखा HCl, तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो किस दिशा में होगा? इस तरह से होगा। और मान के चलो अपन जल की बात करें, H2O की, मान के चलो इस तरह का ले लो, H+O2 माइनस। अब क्या होगा? इस तरह से। अब आप ध्यान से देखिए, माइनस से प्लस होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किधर हुआ? इधर। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किधर हुआ? इधर।
तो इन दोनों का परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ होगा, बी। तो पी नेट कहाँ है, बीच में। एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इधर है माइनस से प्लस, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इधर है। आपको पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। तो आपको एक पी इधर मिला, एक पी इधर मिला, तो परिणामी जो पी होगा, पी नेट आपको कहाँ मिलेगा, बीचों बीच। परिणामी सदिश रूप है इसलिए, क्लियर। तो पी नेट आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। सिमिट्री है इसलिए समान मान सकते हैं, नहीं तो इसको आप P1 P2 अलग अलग भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इसको भी P1 P2 कर लो। तो इस तरह से ध्रुव वाले परावैद्युत पदार्थ अपन ने पढ़ लिए। परावैद्युत पदार्थ किसके वाले, ध्रुव वाले, ठीक है। अब अध्रुवी में मान के चलो N2, मान के चलो O2, चित्र एक ही बनेगा इस तरह से, और इसमें प्लस माइनस क्या होंगे, एक के ऊपर एक संपाती होंगे। O2 प्लस माइनस दोनों क्या होंगे, संपाती होंगे, क्लियर भाई। तो इसमें तो ऑलरेडी ध्रुवण है, ध्रुवी में तो ऑलरेडी ध्रुवण है। अब बात करते हैं अध्रुवी। अध्रुवी में यदि अपने को ध्रुवण करना है तो हम क्या करेंगे, ये आप ध्यान से देखिए। अब देखो इसमें क्या है, प्लस और माइनस दोनों क्या है, संपाती है। क्या है, संपाती है। तो अब इनको अलग अलग करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो विद्युत क्षेत्र में टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र में अध्रुवी पदार्थ का, अध्रुवी पदार्थ का नाम में पता चला ना, ध्रुवी मतलब जिसमें ध्रुव हो, अध्रुवी जिसमें ध्रुव नहीं हो। तो अध्रुवी पदार्थ का, विद्युत क्षेत्र में अध्रुवी पदार्थ का ध्रुवण, विद्युत क्षेत्र में अध्रुवी पदार्थ का ध्रुवण, टॉपिक है भाई ध्रुवण। तो अब अपन हेडिंग डालेंगे भाई क्या है, ध्रुवण की बात। ध्रुवण क्या है, पोलराइजेशन। तो विद्युत क्षेत्र में अध्रुवी पदार्थ का ध्रुवण है। तो ध्रुवण की बात करें तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में, किसमें, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होना क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। ध्रुवण कहलाता है। क्या है परिभाषा, सिंपल है। क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, सुनना ध्यान से, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, कौन से में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में यदि किसी अध्रुवी पदार्थ को, मतलब जिसमें ध्रुव नहीं है, रखें तो क्या होगा कि उसमें ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे। उसमें जो ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे उसे क्या कहेंगे अपन, जो ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। ध्रुव जब उत्पन्न हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर देखें, प्लस माइनस यहाँ थे, परमाणु है कोई, मान के चलो O2 है, इसमें E क्या है, शून्य, E शून्य है, ठीक है। एक परमाणु का बता रहा हूं, अगर आप चाहो तो मैं बहुत सारे का बता सकता हूं, बहुत सारों का बता देता हूं। चलो इस तरह से प्लस माइनस संपाती है, विद्युत क्षेत्र 0। तो ये क्या है, इसका नेट, पी नेट कितना है, 0। पी नेट कितना है, 0। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, 0। अब जैसे ही ये कैसे पदार्थ है भाई, अध्रुवी पदार्थ है, ध्यान रखना, O2 अध्रुवी है। जैसे ही मैंने क्या किया, इसमें E नॉट इक्वल टू 0, मतलब मैं कह सकता हूं इस दिशा में विद्युत क्षेत्र दिया, तो अब क्या होगा, प्लस इधर आ जाएगा, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस,
इस तरह से। तो अब क्या हुआ, प्लस उधर चला गया, विद्युत क्षेत्र आया। देखो विद्युत क्षेत्र पे धनात्मक आवेश पे बल किधर लगता है बताओ, तो उसी दिशा में। तो अगर ये धनात्मक आवेश है, सुनिएगा, विद्युत क्षेत्र नहीं है तो ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र है, सुनिएगा, विद्युत क्षेत्र है तो धनात्मक आवेश इधर जाएगा, धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, तो विद्युत क्षेत्र इधर, तो धनात्मक आवेश इस पर एक परमाणु में या एक अणु में जो धनात्मक आवेश इधर जाएगा और ऋणात्मक आवेश पर विपरीत दिशा में बल लगेगा, तो धीरे धीरे ये इधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, तो ये प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा और इस तरह से बन जाएगा। क्लियर। विद्युत क्षेत्र लगाया, ध्यान से देखिए, विद्युत क्षेत्र लगाया तो अब प्लस जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा और ऋणात्मक पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो जब विपरीत दिशा में बल लगेगा तो इस तरह से सब में क्या हुआ, ध्रुवण हो गया। तो सब में कुछ ना कुछ पी आ गया और इस सब का अब जो है पी नेट वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं है, तो अब पी नेट भी जीरो नहीं होगा और इसकी दिशा किधर होगी, इधर। तो ये हो गया अपने टॉपिक क्या था, ध्रुवण। क्लियर। तो अपन इसके साथ ये भी कह सकते हैं कि जो ध्रुवण है वो विद्युत क्षेत्र के क्या है, समानुपाती है, विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है। यहां तक एक बार इसको ध्यान से देखिए। अब देखो, अब अपन ने यहाँ क्या पढ़ा कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे अध्रुवीय पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होना। तो अपन अब परिभाषा क्या बनाएंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे अध्रुवीय पदार्थ के इकाई आयतन में, वर्ड क्या है, विद्युत उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो पूरी परिभाषा यहाँ तक सेम रहेगी, ध्यान से देखना, बस इसमें क्या डाल देंगे, इकाई आयतन में, पराविद्युत पदार्थ के इकाई आयतन में। ध्यान से देखना, तो मैं इधर लिख रहा हूँ परिभाषा, बाह्य विद्युत क्षेत्र, या अगली भाई परिभाषा लिखी हुई है तो लिख दो, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ के इकाई आयतन में, के इकाई आयतन में, किसमें भाई, इकाई आयतन में, ध्यान से देखना, इकाई आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इकाई आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश क्या होता है, सदिश कहते हैं इकाई आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही, लेकिन इकाई आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, मतलब वैसे ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जैसे करते हैं वैसे ही इसको भी किससे करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से, लिखा नहीं मैंने पूरा इसमें, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये देखिए एक परिभाषा और बन गई कि ध्रुवण सदिश क्या होता है। ध्रुवण सदिश क्या होता है, तो यही परिभाषा बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, ठीक है, इसे P से दर्शाते हैं। क्या बोला, ध्रुवण सदिश P बाह्य विद्युत क्षेत्र E के समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, सुनिएगा, जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ेगा,
और जैसे जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ेगा ध्रुवण सदिश भी बढ़ेगा। देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी P है और ध्रुवण सदिश भी P है, इसलिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो P है वो क्या है, ध्रुवण सदिश है। क्या है भाई, ध्रुवण सदिश है। और P बराबर ये काई E इंटू ई आता है। क्या आता है, काई E या काई E क्या है, इसको x नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे काई, ये ध्यान रखना। काई E, ये x तो ऐसा होता है, ये थोड़ा लंबा होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो समानुपातिक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत प्रवृत्ति। जिसे क्या कहते हैं भाई, एक समानुपातिक नियतांक है जिसे विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो काई एक समानुपातिक नियतांक है जिसे पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो काई ई तक, यहाँ तक आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इतना जितना आपको पढ़ाया गया, ये चैप्टर नया संधारित्र चौथा चैप्टर अपन ने शुरू किया है। अब जो अगली कक्षा में टॉपिक, ये तो सब कहानियाँ थी जो बेसिकली आपको समझा दी गई चैप्टर के शुरुआत में। अब जो अगला टॉपिक आएगा धारिता, चालक की धारिता, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस क्लास को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इनका संदेश पहुँचाएँ। धन्यवाद।